सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका नोड जेएस के फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर टोटली बैकएंड में एंटर कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि भैया हमें ये चीज़ सीखनी थी। फुल स्टैक में हमने फ्रंट एंड वाला पोर्शन तो भैया कवर कर लिया, बट अब हमें बैकएंड में आना। और बैकएंड क्या होता है भैया, थोड़ा हमें डायग्रामेटिकली फॉर्म में भी समझा दो, क्योंकि देखो भैया हमें समझ तो आ जाता है, लेकिन सुना है कि बैकएंड है बैकएंड है। फ्रंट एंड में हमने देखा कि जैसे जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सारी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी फ्रेमवर्क्स थी। अब हमें भैया चाहिए बैकएंड वाली चीज़। तो बैकएंड में जैसे इस चीज़ को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं गाइस। देखो, जैसे आप किसी ना किसी वेबसाइट्स पे गए होगे, आपने देखा होगा कि यार आप वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करके सारा कोड पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते गाइस? किस किस बच्चे ने ये चीज़ देखी है? बताओ जल्दी से। किस किस बच्चे ने ये चीज़ देखी है कि वेबसाइट पे हम इंस्पेक्ट करके सारा कोड पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं ना। हाँ, फ्रंट एंड का कोड पढ़ सकते हैं, जो भी डिजाइनिंग विजाइनिंग है या जो भी, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस देखो, जहाँ पर हमें बैक एंड की बात करी जाए, जैसे ये हमारा मान लो फ्रंट एंड मॉड्यूल है, ठीक है, ये फ्रंट एंड मॉड्यूल है। ये जो चीज़ है जो यूज़र को दिख रही है, ठीक है, बट कुछ चीज़ ऐसी है जो हम यूज़र को दिखाना नहीं चाहते। तो वो चीज़ हम कैसे रखते हैं गाइस? उसको हम एक अलग जगह पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, आप ये मत भूलो, हमारे पास डेटाबेस भी है। और डेटाबेस इस्तेमाल करने के लिए गाइस, डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा डेटाबेस है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर? बैकएंड का। बैकएंड लैंग्वेजेस, जैसे आप लोगों को पता है कुछ बैकएंड लैंग्वेजेस के एग्जांपल पता है बच्चों को कि बैकएंड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जैसे फ्रंट एंड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कौन सी लैंग्वेज है? ये मुझे कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता? सी जावास्क्रिप्ट। एस एस। यार मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइव क्लास में बहुत ही बोरिंग बच्चे आते हैं जिनको क्वेश्चंस के आंसर वगैरह कुछ भी नहीं पता होता, मतलब ऐसे। भैया जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ये सारी सबसे मेजरली इस्तेमाल होने वाली फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस है, हमारा राइट? अब देखो गाइस, तो ये चीज़ें आपको दिखती हैं। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, आप यहाँ जैसे इस वेबसाइट में हो, आप यहाँ पे इस बटन का इंस्पेक्ट करके कोड आप छेड़ सकते हो। आप देख सकते हो क्या कोड लिखा है। देखो, ये सारा कोड आप धीरे धीरे एक एक करके चेक कर सकते हो गाइस। बट इशू ये आता है, कुछ ऐसा बिजनेस लॉजिक होता है, कुछ ऐसी फंक्शनिंग होती है जो कंपनीज चाहती हैं कि हम उसको छुपा के रखें, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट बैकएंड नहीं बना सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, लोगों को चाहिए ऐसा बिजनेस लॉजिक जो कि फास्ट टू फास्ट वर्क करे। क्योंकि देखो गाइस, जब तुम कोई क्लिक करते हो, टच करते हो वेबसाइट में, तो आप वेबसाइट में ही घूमते घूमते रहते हो। लेकिन जब आप कोई बटन को क्लिक करते हो तो कुछ लोडिंग होती है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो वो लोडिंग क्यों होती है? क्योंकि हम जो डेटाबेस में से डेटा लेकर आ रहे होते हैं, समझ रहे हो, और फ्रंट एंड पे शो कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड से हम लोडिंग करके बैक एंड से जाते हैं डेटाबेस में, और वो डेटा चेक करके देन फिर शो कराते हैं यहाँ पे। जैसे गूगल सर्च है, तो गूगल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसमें से वो मान लो कार्तिक राय नाम का रिजल्ट्स लाता है बैकएंड से और फ्रंट एंड पे शो करता है। ये चीज़ समझ आए? तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया बैकएंड में सबसे अच्छी लैंग्वेजेस कौन सी है जो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हम सीख सकते हैं, अगर हम नोट जेएस मान लो नहीं सीखनी, जो कि हमारे लाइव क्लास के करिकुलम में है। नोट जेएस हाईएस्ट डिमांड है मार्केट में इस टाइम पे। इसके टक्कर में सिर्फ एक ही चीज़ है मार्केट में, वो है जावा स्प्रिंग बूट। अगर आप लोग को पता हो, जावा बैकएंड के लिए जाना जाता है। जावा में बच्चे डीएसए इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको जावा में बैकएंड करने में बहुत सही रहेगा आगे चल के, समझ रहे हो? तो जावा का खुद का एक फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से पाइथन में भी बहुत अच्छा बैकएंड बनाया जाता है, बहुत तगड़ा बैकएंड बनाया जाता है गाइस। क्यों? जेंगो, आप लोगों ने सुना होगा, जेंगो फ्लास्क फ्रेमवर्क में बहुत ही अच्छा बैकएंड बनाया जाता है, जो बैकएंड लिखने के लिए अच्छी मानी जाती है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया सी प्लस प्लस में क्या है? तो यार देखो, सी प्लस प्लस लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज है। वहाँ पे आप कोई बैकएंड नहीं लिख रहे, वहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के या लिनक्स के ऐसे कुछ कमांड्स लिखोगे जो मशीन से बातचीत कर सके। तो सी प्लस प्लस में ही ये सारी लैंग्वेजेस बनी है। मतलब फॉर एग्जांपल, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ये सारा सी का ही कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन सी को एडवांस करके इन्हें बनाया गया ताकि इजी टू यूज़ रहे और जल्द फास्ट फास्ट प्रोडक्शन कर सके। ये चीज़ सारे बच्चों को समझ आ रही है क्या होता है बैकएंड लैंग्वेज? यस नो? अब समझ आ रहा है कि वो बच्चे डीएसए क्यों सीखते सीखते हैं। डीएसए सीख जी के भैया। बैकएंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बैकएंड में अगर तुम्हें कोई लॉजिक लगाना है शिवम, कोई कोड लिखना है कि मैं तुम्हें 2 नंबर दूं, तुम उसका फैक्टोरियल करके ऐड करके मुझे दे दो, तो ये लॉजिक तुम बैकएंड में लिखोगे शिवम। और फ्रंट एंड से मैं तुम्हें 2 वैल्यूज भेजूंगा, वो दोनों नंबर, और बैकएंड मुझे जी रिटर्न क्या करेगा? वो आउटपुट। तो इसीलिए डीएसए वगैरह देखा होगा बच्चे करते हैं, बड़े पैकेजेस पे जाते हैं। बैकएंड मेनली स्ट्रांग होता है, फ्रंट एंड दुनिया स्ट्रांग करके बैठी है। आपको ये चीज़ देखने, बैकएंड की डिमांड है, बैकएंड में पैसा है,
लेकिन बैकएंड किसी को जल्दी आता नहीं, क्योंकि वो फ्रंट एंड ही ढंग से नहीं कर पाता, तो बैकएंड में तो उसका हाथ मतलब ऐसा रहता है, टाइट। क्लियर है? समझ रहे हो बच्चों? जी भैया। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन आएंगे पूछने हैं, ये नहीं सोचना भाई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्लियर है गाइज? जी भैया। अब गाइज यहाँ पे देखेंगे नोड जेएस। नोड जेएस की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है और ऐसा क्या इसने कर दिया? गाइज देखो, अभी राइट नाउ आज की डेट में तुम कोई वेबसाइट बनाओगे तो तुम किस में बनाने की कोशिश करोगे? रिएक्ट में, एंगुलर में, है ना? फ्रंट एंड किस में बनाने की कोशिश करोगे? रिएक्ट, एंगुलर में। क्यों करोगे? जी क्या क्या ऐसा रीज़न है? वो फास्ट है, जल्दी बना सकते हैं, वो रीलोड नहीं होती, एडवांस फीचर्स है ना उसके पास शिवम। तो हाँ जी भैया। बैकएंड जब मैं तुम्हें कहूँगा कौन सा चूज करोगे, तब फिर तुम सोचोगे। तो बैकएंड में तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि कार्तिक भाई मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट इस्तेमाल करी है, मेरे को ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें लोडिंग टाइम ज़्यादा ना है। सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा मन में, एम आई राइट? सारे बच्चे यही जी सोचेंगे। भैया। क्यों अमित? सब यही सोचेंगे भैया वेबसाइट तेज चलनी चाहिए, लोडिंग एपीआई की कम से कम होनी चाहिए। तो वो एपीआई जो रिस्पॉन्स लेके आ रही है डीबी से, उसका लोडिंग रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। तो वो सबसे कम किस में है आज की डेट में? किस में है? नोड जेएस और जावा में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, पाइथन आप कहोगे पाइथन नहीं, पाइथन बहुत स्लो लैंग्वेज है। पाइथन को आप फास्ट मत समझो, मेरी बात समझो। पाइथन एक स्लो लैंग्वेज में मतलब मानी जाती है। जावा इज़ फास्ट रिलेटेड टू पाइथन। सी प्लस प्लस इज़ द अल्ट्रा फास्ट, सबसे फास्ट लैंग्वेज वर्ल्ड में कोई है तो सी प्लस प्लस है। लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है एज बैकएंड, उसको इस्तेमाल कर करके और बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट नाउ जावास्क्रिप्ट ने ऐसा क्या कर दिखाया? जावास्क्रिप्ट ने बनाया नोड जेएस। नोड जेएस बेसिकली आई जो कि क्रोम के V8 इंजन पे बनी है। मैं गाड़ी के इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रोम ने अपना एक V8 इंजन बनाया था, जिससे कि ब्राउज़र सपोर्ट बहुत अच्छा बढ़ गया था। अगर आप जैसे पढ़ोगे, अगर आप गूगल पे जैसे ही लिखोगे नोड जेएस V8 वर्जन, बस आप देखो क्या V8 नहीं, देखो हाँ देखो, द जावास्क्रिप्ट इंजन V8 इज द नेम ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन दैट पावर्स गूगल क्रोम। इट इज द इट इज द थिंग दैट टेक्स आवर जावास्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट इट व्हाइल ब्राउजिंग विद क्रोम। मतलब भाई देखो, क्रोम तुम्हें पता है, तुम चाहे ब्रेव कह लो, एज कह लो, भले कितने भी सारे मोजिला फायरफॉक्स, ओपरा कह लो, बट तुम्हें पता है कि क्रोम का जितना वर्ल्ड वाइड शेयर है उतना किसी भी ब्राउजर का नहीं है। एम आई राइट? समझ आ रही है ये चीज़ें बच्चों? जी समझ आ भैया। रही है? अब तुम कहोगे भैया ये ब्राउज़र वाउज़र का नाम क्यों ले रहे हो? भाई देख, हमारी जो वेबसाइट बनेगी, सीधी सी बात है, वो कहाँ चलने वाली है? ब्राउज़र में। ऐसा तो है नहीं कि तुम अपने फ़ोन में वो वेबसाइट चला लोगे इंस्टॉल करके, वो तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गई। तो थोड़ा सा हम लोग को अपना प्लेटफॉर्म का पता होना ज़रूरी है कि हमें किस ब्राउज़र के लिए मोस्ट कंपेटेबल वेबसाइट बनानी है। तो क्रोम में सब चलाते हैं वेबसाइट, और सबसे तगड़ा बैकएंड यहाँ पे निकल के आ गया नोड जेएस। हाँ, हालांकि बड़ी एप्लीकेशन में मार खा जाता है, क्योंकि सिंगल वो होता है, बताऊंगा आगे चल के। बड़ी एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, तो वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि डॉट नेट जो सी शार्प हमारा होता है, या फिर जावा स्प्रिंग बूट, इसको इस्तेमाल किया जाए। बट ठीक है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ पे समझ गए आप लोग कि फ्रंट एंड में आप कोई भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बैक एंड में आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का फ्रेमवर्क चुनना होता है, जैसे पाइथन का जैंगो, जावा का स्प्रिंग बूट, या फिर JS का क्या हो गया, नोड जेएस। ठीक है? और इसी के साथ गाइज आप लोग को एक डेटाबेस भी चुनना पड़ता है। डेटाबेस की क्या ज़रूरत है शिवम? भैया डाटा को स्टोर करने के लिए। जहाँ डाटा। पे बैकएंड का डाटा स्टोर हाँ, हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी वेबसाइट है गाइज, आप सब चेक कर सकते हो, हमारी वेबसाइट की नई बिल्ड आ चुकी है। तो आप मान लो हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वेबसाइट विजिट करते आपने लॉगिन किया, आपने पेमेंट करी, आपने अपना डेटा लिया। तो गाइज ये सारी चीज़ें लेने के बाद आप लोग ये सोच रहे हो कि ये डेटा सेव्ड कहाँ होता है? कल आप वापस मेरी वेबसाइट पे आओगे तो वहीं पे आ जाएगा। तो हम प्रोग्रेस को बेसिकली सेव करके रखते हैं गाइज, समझ रहे हो आप लोग? तो ये प्रोग्रेस कैसे सेव होगी? ऐसा तो है नहीं कि मैं ये वेबसाइट में सेव करा लूँगा, कहीं ना कहीं डेटाबेस होता है। देखो जैसे ये रिजल्ट्स डेटाबेस से आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग ये रिजल्ट्स डेटाबेस से आ रहे हैं। इसी तरह से पॉडकास्ट के भी देखो, जो रिजल्ट्स हैं, यूट्यूब के लिंक्स हैं वीडियोस के, ये सारे डीबी से आ रहे हैं। देख रहे हो टाइम ले रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ गाइस आप लोग से? सो बहुत सारी कंपनी यहीं पे एक लोडर चला देती है। तो डेटाबेस में हम अपना एसेंशियल डेटा रखते हैं, समझ रहे हो? कोई या भी कहीं चीज़ जो जाके हम, स्टोर हो रहा होगा हाँ, जहाँ से वो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर हमें पिक दिखानी करे। होती है, हम चाहते हैं कि हम ना दिखाएं, हम अपनी वेबसाइट पे लोड ना दें, समझ रहे हो? तो उस चीज़ को हम कहाँ रेंडर करा लेते हैं गाइस? अपने डीबी के अंदर, डेटाबेस के अंदर। अब आप लोगों के भैया डेटाबेस की बातें क्यों कर रहे हो? देखो भाई, डेटाबेस के लेक्चर्स आने वाले हैं आगे, इसलिए बात कर रहा हूँ। बैकएंड के बाद सबसे पहले डेटाबेस पढ़ना चाहिए।
जो तुम लोग रोड मैप करते रहते हो, रोड मैप कभी तुम लोग फॉलो करोगे ही नहीं, समझ रहे हो? तो फ्लो ऐसे बनता है। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? यस और नो गाइस? कौन कौन आए क्लास में एक बार देख लेते हैं पहले। अमित आया, नयान, नीतीश, नीतीश समझ आ रहा है, नित्यानंद, शर्मिष्ठा, शिवम, सिद्धार्थ। हाँ जी भाई, समझ आ रहा है सबको? हाँ देखो, जी भैया। जी भैया। हाँ बढ़िया, वही पुराने भैया बंदे हैं। मोंगो डीबी हाँ, नहीं पढ़ाओगे? मोंगो डीबी देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मोंगो डीबी देखो बहुत ईजी है, मेरे लिए तो 1 घंटे का काम है। लेकिन गाइस देखो, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, मेरा काम ये है कि तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिस सिखाना। मोंगो डीबी तुम 2 मिनट में सीख लोगे, क्योंकि उसमें स्कीमा बनाना बहुत आसान है, ये सब करना आसान है। लेकिन जब तुम वर्ड अपनी लाइफ में पहला डेटाबेस सीख रहे हो, तो होप करना चाहिए कि वो एसक्यूएल डेटाबेस हो। एसक्यूएल डेटाबेस मतलब रिलेशनल डेटाबेस हो, आरडीबीएमएस, जिसमें आपको टेबल्स के फॉर्म में डेटा हो, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक बार ये समझ गए, देन फिर किसी भी डेटाबेस में मूव कर सकते हो, जैसे पोस्टग्रे या एमएस एसक्यूएल या जो भी मतलब रिलेशनल होते हैं। बाकी नॉन रिलेशनल में 2-3 होते हैं, जैसे रेडिस है, मोंगोडीबी, ये सारी हैं। तो समझना ये है गाइस कि पहले मुश्किल चीज़ सीखनी है, आसान चीज़ तो आप अपने आप सीख जाओगे, समझ रहे हो? जी हाँ भैया। जी। और मोंगोडीबी कोई बड़ी चीज़ नहीं है गाइस। देखो, अब यहाँ पे समझ गए आप लोग फ्रंट एंड, और यहाँ पे बैक एंड, देन फिर डेटाबेस। फ्रंट एंड पे बेसिकली हम डेटा दिखाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि डायनेमिक डेटा दिखाएं। डायनेमिक डेटा क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? जो डायनेमिक भैया डेटा क्या? बार बार चेंज होता रहता है। बार बार एक ही चेंज होता रहता है। एक बार अब मतलब जैसे मान लो हमारे डेटाबेस में 10 यूज़र हैं, शिवम है, सिद्धार्थ है, मान लो नमन है, अमन है, 4 लोग हैं। तो अमन ने लॉगिन किया, तो इसने चेक किया टोकन से, अमन आया, तो वहाँ पर क्या लिखा आता है? वेलकम अमन, है ना? और जब नमन लॉगिन करेगा तो यहाँ क्या लिखा आएगा? वेलकम नमन। तो ये डेटा आ रहा है ना बैकएंड और डेटाबेस से, समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है ये लिखा रहा है वेलकम यूज़र सबके में। समझ रहे हो गाइस कैसे वैल्यूज़ आती हैं? एपीआई से आती हैं। और एपीआई जी बनाने के लिए हम सीखने वाले हैं यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस को, समझ गए? अब आप लोग को याद होगा गाइस, चलो नोट जेएस हमने इंस्टॉल किया था, अगर आप लोग को याद है तो गाइस, याद है नोट जेएस को हम लोगों ने जी इंस्टॉल जी किया था भैया। गाइस। हम नोट जेएस इंस्टॉल करते यस हैं भैया। तभी हम रिएक्ट और एंगुलर के प्रोजेक्ट्स बना पाते हैं। ये कितने बच्चे समझते हैं ये बात? क्योंकि जी भैया। क्योंकि एग्जीक्यूशन रन टाइम एनवायरनमेंट हमें बहुत ज़रूरत होती है नोट जेएस की। उसके बिना हम ना एंगुलर बना सकते हैं, ना नेक्स्ट जेएस बना सकते हैं, ना रिएक्ट बना सकते हैं, ना नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो अगर फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर, कुछ भी हो, मतलब फुल स्टैक डेवलपर हो, जो भी हो, तो तुम्हारे लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि नोट जेएस को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में क्या करो? कन्फिगर करो। अब कन्फिगर कैसे होता है गाइस? अब आप लोग में से बहुत लोग ये पूछेंगे, है ना? ये सुनो गाइस, अब यहाँ पर गाइस अगर आप लोग को याद होगा, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था बैच 4 के नाम से, देखो ये वाला। अब इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से वी एस कोड में ओपन करते हैं, ठीक है? और वी एस कोड में हमारे पास ऑप्शन होता है फाइल में रीसेंट्स का, ओपन रीसेंट्स का, बैच 4 यहाँ पे देखो कहीं होगा, ये रहा। तो बैच 4 को फटाक से हमने ओपन कर लिया गाइस, और ये फाइल्स दिख रही है सारे बच्चों को? यस और नो गाइस? ये फाइल्स दिख जी रही है? भैया। बोलो। हाँ, ये फाइल दिख रही होगी। ओहो गाइस, यहाँ तो ऑलरेडी बढ़िया सेटअप हो रखा है बैकएंड का, मज़ा आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नोडमॉन वगैरह भी शायद से मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, तो अब मुझे कोई इशू नहीं आने वाला। चलो अब देखो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं प्रोजेक्ट को रन कैसे करते हैं। अब सब वो छोड़ो, पहले नोड जेएस का वर्जन कैसे चेक करते हैं? नोड डैश वी, जैसे ही मैंने लिखा क्या आ गया मेरे में? 18.17.1, यस और नो? अब नोड जेएस के भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, बीटा होते हैं, और अर्ली रिलीज होते हैं, और एलटीएस होते हैं। एलटीएस को स्टेबल बोलते हैं। एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट समझते हैं आप, कि इस वर्जन को कंपनी लंबे समय तक मेंटेन करेगी। नहीं समझे गाइस? जैसे जी भैया। मान लो ऑल्टो 800 एक गाड़ी है, ठीक है? उसको कंपनी 20 साल से मेंटेन कर रही है ना, नए नए मॉडल्स उसी में थोड़े थोड़े चेंज करके निकाले जा रही है, और उसकी सर्विसिंग भी बंद नहीं हो रही है। पुरानी से पुरानी गाड़ी ले जाओ, नई से नई गाड़ी ले जाओ, तो इसको कंपनी मेंटेन कर रही है। तो इसी तरह से नोट जेएस का कुछ वर्जन है, जैसे 18.17.1, ये स्टेबल वर्जन है, इसमें बग्स नहीं है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है, इसको कंपनी बहुत लंबे समय से मेंटेन कर रही है। समझ आया? ये जी सुनो, भैया। ये चीज़ समझ आ गया बच्चों? अब देखो गाइस, इसी तरह से एक एनपीएम भी होता है, बट अभी हमें उसकी इस्तेमाल नहीं है। जिन्होंने नहीं देखा, रिएक्ट वाला लेक्चर जरूर देखो यार जाके, ठीक है? अब चलो गाइस, ये फाइल स्ट्रक्चर भी मुझे लगता है आप लोग समझते हो। अब गाइस बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया बैकएंड का कोड लिखना कहाँ से चालू करें? यार देखो, जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे समझना है यहाँ पे शिवम, समझ रहे हो?
जी तो भैया। जब भी हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं शिवम, तो दो फोल्डर बनाते हैं, एक बैकएंड के लिए और एक फ्रंट एंड के लिए। समझ रहे हो? जी भैया। फ्रंट एंड को अलग पोर्ट पे रन करते हैं, बैक एंड को अलग पोर्ट पे रन करते हैं। अब आप कहोगे पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट पता है किसी को? कोई बच्चा समझा सकता है अच्छे से? कोई भी बच्चा हो, कोई तो बताओ यार कुछ। कोई भी कुछ नहीं हेल्प कर रहा है यहाँ तो मेरी। हम्म, भैया नहीं पता। नहीं पता। यार देखो, मैं इसलिए इतना एनर्जाइज होकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बैकएंड बिल्कुल आसान टॉपिक नहीं है और उसमें बहुत लोगों को नींद आती है। और दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो बैकएंड डेवलपर बन पाते हैं। क्योंकि गाइस मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट का सबसे टफेस्ट पार्ट बैकएंड ही होता है। डेटाबेस इज इजी, फ्रंट एंड इज इजी, बट बैकएंड डेवलपमेंट इज लाइक हार्ड। यहाँ चीज़ें थोड़ा घूमने लगती हैं, लॉजिक नहीं बनते हैं, डेटा सही नहीं आता है। समझ रहे हो? तो पहले पोर्ट पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता यहाँ पे पोर्ट क्या होता है कुछ। भैया पोर्ट नंबर एक एक टाइप का नेटवर्क कह सकते हैं, जो हाँ, कि हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बिल्कुल बिल्कुल, क्लाइंट हाँ से ऐसे ही कह लो। देखो सर्वर। सिंपल वे में समझा दो। देखो, बंदे को ना अपना लैंग्वेज समझाना आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, आप समझ जाओ मेरी बात। समझ रहे हो? मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी जगह है, कम्युनिकेशन स्किल अपनी जगह है। ठीक है गाइज? अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हम रिएक्ट को रन करते हैं, रिएक्ट कौन से पोर्ट पे रन होता है? अगर मैं यहाँ पे npm स्टार्ट लिखता हूँ तो वो कौन से पोर्ट पे रन होता है? किसी ने ध्यान दिया है कभी? बताओ शिवम, पता है तुम्हें ये तो? जी भैया। किस पे होता है? 8000 कुछ करके है। 3000 पे होता है। रिएक्ट हमारा 3000 होता है, 8000 पे दूसरा होता है। अब देखो, 3000 पे रन करते हैं तो वो एक पोर्ट डिफाइंड है कि मतलब अगर देखो 3000 पे, देखो यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे कमांड लिखते हैं हम, ये वाली npm स्टार्ट वाली कमांड लिखी, दिख गई सबको? अब ये चलने लग गया गाइस। अब ये देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है? 3000। तो 3000 क्या है? पोर्ट है भाइयों। इस पोर्ट पे हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या करती है? चलती है। जी भैया रन करते। ये समझ आ रहा है बच्चों? बोलो। हाँ जी भैया। तो रिएक्ट की एप्लीकेशन किस पे भैया रन वहाँ करती? पे हाँ, 8000 भी आता है। वाइट का अगर रन करते हैं ना तो हाँ, देखो 8000। अलग अलग, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अलग अलग पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट कोलाइड कभी नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान रखना शिवम। कोलाइड करेगा तो एरर आ जाएगा, पहले ही बोल देगा कि ये पोर्ट बिजी है। एक पोर्ट एक ही बंदा ले सकता है, समझ रहे हो? अब जैसे अगर आपको जी बैकएंड भैया। रन करना है, बैकएंड, समझ रहे हो? अब बैकएंड कैसे रन करोगे? 8080 पोर्ट पे। कैसे? लोकल होस्ट 8080। एक मिनट, चलो बनाता हूँ तुम्हारे में। यहाँ पे लोकल होस्ट 8080, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे हम ये ना करके क्या करते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं इसको। क्यों कर रहे हैं कंट्रोल सी? क्योंकि हम इसको बंद करना चाह रहे हैं गाइस। उसमें तो जाएगा सर्वर। बंद नहीं हो रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा है? हम्म अब देखते हैं गाइस, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम अब बैकएंड की फाइल रन करानी है। देखो ये बैकएंड की फाइल होती है, ये मैं तुम लोग को थोड़ी देर में समझाऊंगा, बस अभी ये समझाता हूँ कि ये बैकएंड की फाइल है server.js। ये मैंने एक फाइल बनाई है, समझ रहे हो? यहाँ इस फाइल को मैं रन करूँगा तो मैं बैकएंड के कोड यहाँ लिखूंगा। और नोड जेएस के कोड मुश्किल नहीं होते, बस हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो अब यहाँ चलते हैं, पहले नोड जेएस को समझते हैं। नोड जेएस क्या है? एक ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट है जहाँ पर जो कहीं पे भी रन कर सकता है, विंडोज़ पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक ओएस पे, एक्सेट्रा पे। नोड जेएस क्या यूज़ करता है? ये जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर। जावा। अब गाइज मैं आप लोग को जब चीख चीख के कहता था कि गाइज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, जब मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये कोर जावास्क्रिप्ट तुम्हारे बेसिक्स क्लियर कर सकता है। और यहाँ पर अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो गए तो ना तुम्हें रिएक्ट में दिक्कत आनी थी, ना तुम्हें नोड में, ना एक्सप्रेस में। तो समझ आएगा इस कैसे ये जावास्क्रिप्ट तीनों से रिलेटेड है। समझ रहे हो? जी भैया। अब देखो, नोड जेएस यूजेस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। क्या यूज़ करता है? असिंक्रोनस। देखो हेयर इज हाउ पीएचपी और एएसपी हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट। और देखो हेयर हाउ, देखो ये सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर सिस्टम, सेंड द टास्क टू द कंप्यूटर फाइल सिस्टम।
वेट्स वाइल द फाइल सिस्टम ओपन्स एंड रीड द फाइल, ये देखो रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, अब तुरंत ले लेगा, वेट नहीं करेगा। नहीं समझे? ये क्या कर रहा है, पीएचपी और एएसपी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। जी भैया। समझे कि नहीं समझे गाइस? वेट कर रहा है, वेट्स वाइल द एएसपी सिस्टम ओपन्स एंड रीड द फाइल, रिटर्न्स द कंटेक्स्ट टू द क्लाइंट। अब ये क्या कर रहा है, रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट, तब ये करता है, ये ऐसा नहीं है। व्हेन द फाइल सिस्टम हैज ओपन एंड रीड द फाइल द सर्वर रिटर्न द कंटेक्स्ट टू द क्लाइंट, जब कर दिया है तब कर देगा। मतलब जैसे मेरी बात समझो, जैसे मैंने एक काम किया नहीं, दूसरे काम पे चला गया, फिर तीसरा काम चला गया, चौथा काम चला गया, बाकी काम पीछे पीछे होते रहेंगे पैरेलली। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलली मल्टीपल रिक्वेस्ट ले रहा है, और ये क्या कह रहा है, वन एट अ टाइम, एक करूंगा पूरा फिर ही अगला लूंगा। तो इस वजह से भाई ये क्या था, स्लो था। क्यों गाइस, अब समझ आया मैं क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आपको? जी भैया। नोट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे ना तो वहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग सबको आ जाती है, लेकिन इनसाइड की नॉलेज किसी को नहीं आती कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ये चीज़ें ढंग से पढ़ लो एक बार, फिर लाइफ में कभी कोई डाउट नहीं होगा, कोई फालतू वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। अब देखो, Node.js एलिमिनेट्स द वेटिंग एंड सिंप्लीफाई कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो Node.js क्या कर देता है, एपीआई का जो वेटिंग टाइम होता है उसको क्या कर देता है, स्किप कर देता है यार, समझ रहे हो? Node.js रन सिंगल थ्रेडेड, देखो यही मैंने तुम्हें बोला था, सिंगल थ्रेडेड होता है, तो मैं बाद में बताऊंगा। नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विच इज़ वेरी मेमोरी एफिशिएंट। बहुत लोग बोलेंगे भाई सिंगल थ्रेडेड है तो बहुत कमज़ोर है, नहीं, लेकिन वो ये देखो ना कि वो एक ही साथ मल्टीपल चीज़ें ले रहा है, मतलब नॉन ब्लॉकिंग है, कितनी भी रिक्वेस्ट भेजते रहो वो लेता रहेगा, पीछे पीछे वो चलाता रहेगा। ये नहीं है कि उसको एक करेगा तभी अगले पे जाएगा, फिर वो तो बहुत स्लो हो जाएगा, समझ गए गाइस? तो इसीलिए Node.js में बैकएंड आजकल हर कंपनी बना रही है, और जिसका नहीं भी है वो अपने बैकएंड को माइग्रेट करा रही है। माइग्रेट कराने का मतलब पीएचपी या ASP.NET से अपना बैकएंड कहाँ ले जा रहे हैं वो लोग, Node.js Node.js में। पे। समझ रहे हो बच्चों? बोलो। जी भैया। Node.js क्या क्या कर सकता है, जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, ये तो हम करते ही हैं। ओपन रीड फाइल, फाइल वाइल को भी छेड़ सकता है। कलेक्ट फ्रॉम डेटा, ऐड डिलीट मॉडिफाई डेटा ऑन योर डेटाबेस। बस इसी के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होता है, यस और नो गाइस? सॉरी, बैकएंड चाहिए होता है, बैकएंड। अब देखो Node.js में गेट स्टार्टेड करते हैं। अब Node.js हमें सबसे पहले कहता है भाई एक काम कर, सिंपल सबसे पहले अपना ये बना ले तू, सर्वर। तो Node.js का बाय डिफॉल्ट कोड क्या होता है गाइस, देखो ये कोड हम अब पूरा फुल प्रैक्टिस करके देखेंगे। बैकएंड यार देखो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं समझ आता है। अब मुझे सिर्फ सर्वर वाली फाइल चलानी है बैकएंड में, तो मैं कैसे चलाऊंगा, तो मैं लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। तो मेरे को इशू आ गया क्योंकि मैंने एरर लिख, ये फाइल इसको मिली नहीं, मैंने क्या लिख दिया, डरवर। समझ गए गाइज? अभी फिर से इशू आ गया। अब क्या कह रहा है, थ्रो एरर कैन नॉट फाइंड, देखो बैच 4 के अंदर सर्वर डॉट जेएस नहीं मिल रही है। तो गाइज सबसे पहले तो मुझे लग रहा है मैं गलत जगह बैठा हुआ हूँ। तो इस टर्मिनल को बंद करके गाइज हम क्या करते हैं, पहले एक नया टर्मिनल को खोलते हैं। क्यों गाइज, यहाँ पर फाइल वाला ऑप्शन कहाँ गया, हाँ एक मिनट, टर्मिनल, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे cd_src लिखना है। क्यों लिखा मैंने cd_src, क्योंकि मैं src के अंदर आना चाहता हूँ ना गाइज, सोर्स के अंदर मेरा कोड है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फिर से वही वाली कमांड लिखूंगा, लिख दिया। अब देखो अब चल गया गाइज, आप लोग को समझ आ रहा है? बस ऐसे ही हाँ झूठ जी झूठ जी बोल रहे हो भैया। बस। सब गाइज समझना है ये टॉपिक, कोई ये नहीं बोलेगा भैया मैंने को नहीं समझ आया, मैंने तो स्किप कर दिया लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, एक बच्चे से पूछूंगा मैं। शैलेंद्र, क्या बात है, बड़े दिन बाद वापसी कर रहे हो, अभी कहाँ हो भाई? भैया भेलोर में हूँ। अच्छा, वहाँ क्या कर रहे हो? वो मम्मी को लेके आए हैं। अच्छा, अरे इतना दूर कैसे चले गए भाई? यहाँ पे मेरा भाई पढ़ाई करते हैं ना। अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चल चुका है, हमें कोई रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आया है, रिस्पॉन्स गाइज इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने ये चीज़ नहीं प्रिंट करी है, क्या कुछ प्रिंट नहीं किया है। तो हम सोच रहे हैं इतनी देर से
जबकि हमारे पास इतनी फास्ट मैकबुक है तब भी इशू आ रहा है। हम ये सोच रहे कि क्यों नहीं चला, बट वो उसी टाइम चल गया था। तो यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा गाइज यहाँ पर? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर को ऐसे नहीं लिखना है, देखो पोर्ट नंबर में ये लिखना है, क्या बोलते हैं यहाँ कॉलन। पे, हाँ कॉलन। अब देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है गाइज, यस, जी भैया। आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है। तो ये बैकएंड का पोर्ट है। इस पोर्ट को कौन यूज करेगा? फ्रंट एंड वाले, डेटा पाने के लिए और डेटा भेजने के लिए, क्योंकि फ्रंट एंड हमेशा डेटा भेजता है, डेटा भेजता है और पाता है। फ्रंट एंड कोई खुद कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो? फ्रंट एंड डेटा भेजेगा, डेटाबेस से होके डेटा आएगा, समझ रहे हो? यस और नो गाइज? डेटा जाके यहाँ से वापस आएगा, या फिर फ्रंट एंड डेटा चाहेगा, अगर मान लो चाहेगा तो उसको यहीं से यहीं वापस आ गया, या फिर मान लो इसने कोई डेटा भेजा और डेटाबेस में अपडेट होके वो वापस आ रहा है, समझ रहे हो गाइस? यस और नो? जी भैया, तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ, किस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो? बताओ बताओ, खुल के बताओ। ये डाटा भेजने और लाने में। देखो, एपीआई मैंने अभी नहीं बताया ना, थोड़ा सा उस दिन शायद से तुम लोग को बताया था फैच और एक्सियोस वाले में, जब याद है जेसॉन जी प्लेस जी होल्डर से हमने डमी एपीआई हिट करके दिखाया था डेटा। जी भैया। कितने बच्चों को याद है वो वाली क्लास, रिएक्ट का लास्ट लेक्चर, जहाँ पर हमने जी फैच और भैया। एक्सियोस को पढ़ा था? तो हाँ भैया याद है। एपीआई में पोस्टमैन खोल के दिखाया था, तो एपीआई में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, गेट और पोस्ट। अभी के लिए समझो, बस गेट और पोस्ट तुम लोग समझो, बाकी तुम लोग आगे चल के खुद समझ जाओगे। गेट मतलब होता है जब मुझे बैकएंड से कोई डेटा चाहिए ही चाहिए, मैं कुछ भेजूंगा नहीं, मुझे बस डेटा चाहिए। तो मैंने यूजर नाम की एपीआई को हिट मारा, मेरे को डेटा वापस मिल गया, ठीक है, क्लियर है? जी भैया। यूजर नाम का यूआरएल होगा, उसको बस हिट मारना है, बस क्लिक करना है मतलब उसको हिट करना है, वो कर लेगा, डेटा भेज देगा बैकएंड, हमें उसमें कुछ नहीं करना है। एक होता है कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको डेटा भेजा, उस डेटा को एक चेक करेगा, इस आईडी के नाम से ढूंढेगा, जैसे मान लो, समझ रहे हो? जैसे नमन ने लॉगिन किया तो नमन की जो आईडी होगी, रोल नंबर, वो रोल नंबर ढूंढ रहा है, फिर उसको मुताबिक नमन की फुल डिटेल्स वापस भेजा है, समझ गए? जी भैया। तो दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं, ये चीज़ समझो पहले। अब इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे सिंपल समझो कि ये हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। यहाँ पर हमने कोड समझना है कि कोड हम क्या लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि कोड में नॉलेज है सारी। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये क्या लिखा है इसने, ये मुझे कौन बच्चा समझा सकता है बढ़िया तरीके से, एकदम फर्स्ट क्लास, कि ये क्या है ये? भैया शायद इंपोर्ट कर रहा है इसको। हाँ बहुत सही, इंपोर्ट ही कर रहा है, बहुत सही बोला है। ये दूसरी लैंग्वेज है, नोड जीएस है तो जावास्क्रिप्ट ही, बट देखो सिंटैक्स विंटैक्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा चीज़ों का, मतलब ऊपर नीचा होना। तो ये मत सोचना कि एकदम ही कोर जीएस वाला सीन है, क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे जैसे हम इंपोर्ट करते थे रिएक्ट में, जीएसएक्स में, याद होगा आप लोग को, कुछ उसी हिसाब से नोड जीएस में हम क्या कर रहे हैं, वेर एचटीटीपी रिक्वायर एचटीटीपी लिख रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं एचटीटीपी का, जिसके अंदर हम कह रहे हैं हमें भैया एचटीटीपी की रिएक्ट जरूरत है। और नोड को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? बताऊंगा, अभी इंपोर्ट। बताऊंगा, आप घबराओ नहीं, ये समझ आए? पहले ये बताओ, वेर एच टी टी हाँ पी जी इज भैया। इक्वल्स टू रिक्वायर एच टी टी पी। ये मतलब एच टी टी पी नाम का एक वेरिएबल है, जहां जहां मैं इसको यूज करूंगा वहीं पर मैं एच टी टी पी को रिक्वायर कर पाऊंगा। रिक्वायर मतलब मुझे जरूरत है एच टी टी पी की, दे दो मुझे वो। क्लियर है बच्चों? जी भैया। ये चीज समझ आ रही है? चलो, अब देखो गाइज, यहाँ पर सबसे ज्यादा बात करी जाती है कि भाई आपने ये चीज बना ली, आपने यहाँ पे अब क्या लिखा, एच टी टी पी, ये वाले वेरिएबल को इस्तेमाल किया, ना कि इसको, ठीक है? ये वाले वेरिएबल को इस्तेमाल किया। और क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर एक बहुत ही कॉमन टर्म है, क्योंकि देखो तुम बैकएंड सर्वर बनाओगे तो सबसे पहले तो सर्वर बनाओगे ना, उसके अंदर तुम क्या तमाम ऑपरेशन करा रहे हो मत कराओ वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सर्वर तो बनाओ भाई पहले। तो सर्वर बना दिया, क्लियर क्लियर है? सर्वर बना दिया, इसके अंदर फंक्शन क्या रखा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या मशीन क्लाइंट साइड होता है फ्रंट एंड, क्लाइंट साइड हमसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, हमारी आईडी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, हमारा फुल डिटेल, उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्स करना है। समझ गए क्या बच्चों? जी भैया। रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। राइट हेड क्या है बेसिकली, व्हाट इज राइट हेड? आप बता रहे हो कि मेरा हेडर किस टाइप का होगा, जो डेटा मेरा जाएगा। कंटेंट जो ऊपर में लिखा रहेगा भैया वही हेडर फाइल बता रहा है। हाँ, हेडर किस चीज का रहेगा मेरा, पहले देखो 200, 200 क्या होता है, 200 भैया उसका साइज होगा साइज। भैया, क्या होगा? साइज। हम्म, साइज। फॉन्ट का साइज। दोनों ही गलत हो, फॉन्ट का साइज, ये फ्रंट एंड चल रहा है,
ये स्टेटस कोड है क्या भैया? स्टेटस कोड है। 404 का एरर याद है? जी 404 का एरर याद क्या है। होता है? अब आप लोग में से बहुत लोग एकदम ही पेज अंधे हो नॉट रखे फाउंड होंगे, चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पहले। भैया ये सक्सेसफुली रन कर रहा है इसलिए वो 200 हाँ, का स्टेटस कोड इन, देखो पहले ये पढ़ा करो, कभी कभी चैट जीपीटी से ले लिया करो डेटा अगर नहीं तुम्हें समझ आ रहा है। देखो बहुत सारे अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 1000 इन्फॉर्मेशन, 2000 सक्सेस के होते हैं, देख रहे हो? 200 किस लिए होता है? सक्सेस के लिए, ओके के लिए। ठीक है। 201 होता है क्रिएटेड के लिए, 204 नो कंटेंट। अब इसी तरह से 300, देखो 404 क्या होता है? नॉट फाउंड। पेज नॉट फाउंड, हाँ। तो ये वाला एरर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा लाइफ में। जी जी भैया। बस फिर इसके बाद 500 वाले होते हैं बैड रिक्वेस्ट, इंटरनल सर्वर एरर, सर्विस अनअवेलेबल। और 401 भी होता है अनऑथोराइज्ड। क्लियर है? जी भैया। तो ये सब कैसे आप लोग पता करोगे? पढ़ो इसके बारे में, पढ़ा करो गाइस, ये सब जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे क्या कह रहा है? 200 स्टेटस कोड पे क्या देना है? कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML। नहीं समझ आया बच्चों? अब देखो यहाँ तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ आ जाए बस, मज़ा आ जाएगा फिर तो। नेटवर्क टैब में जाना होता है, किस में? नेटवर्क टैब में। अब यहाँ रीलोड मारा, देखो ये क्या दे रहा है, पढ़ो गाइस ध्यान से। यहाँ पे क्या लिख रहा है? 200 ओके सक्सेस सक्सेस। पे लिख रहा है, ठीक है। और यहीं पे लिखेगा ध्यान से, अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो, कंटेंट टाइप क्या है? टेक्स्ट HTML। यहाँ पे क्या लिखे थे? जेसॉन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? क्या जी किस भैया। टाइप का कंटेंट भेजना चाहते हो? अच्छा बहुत बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ लो, अब दिख रहा है? हम्म, जी भैया। समझ रहे हो बच्चों बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? अब देखो इसका रिस्पॉन्स क्या है? हेलो वर्ल्ड, क्या है? हेलो वर्ल्ड। तो बैकएंड का कोड तुम्हें दिखेगा नहीं कहीं पे, तुम्हें नेटवर्क कोड में ही, नेटवर्क टैब में ही देखना पड़ेगा सारा एपीआई का रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। कैसे अपने कोड को देखते हैं हम। अब देखो रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो वर्ल्ड, ये क्या किया आपने? आपने लिख दिया वहाँ स्क्रीन पे, समझ रहे हो? रिस्पॉन्स डॉट एंड हेलो वर्ल्ड। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी भैया आ रहा है। भैया हाँ वहाँ 200 के जगह पे भैया और कुछ भी डाल सकते हैं जैसे 404 या हाँ, कुछ। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है एज अ बैकएंड डेवलपर, हम जैसे बहुत, जैसे हमारे, हम जो कोडिंग करते हैं कंपनीज में, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, जैसे हम अगर सब। मान लो फ्रंट एंड से किसी ऐसे पेज को एक्सेस करना चाह रहे हो बिना लॉगिन के, बिना लॉगिन किए हुए हम किसी पेज को एक्सेस करेंगे तो वो हमें एक्सेस नहीं करने देना चाहिए। तो जी वहाँ पर भैया। वो कौन सा एरर हमें भेजते हैं बैकएंड वाले? 401 अनऑथोराइज का एरर। तो अनऑथराइज का एरर होता है कि, तो इस हिसाब से वो लोग स्टेटस कोड देते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी भेज देते हैं, समझ रहे हो? जी तो भैया। ऐसे कोडिंग करी जाती है, समझो। सॉल्यूशंस, हर स्टेटस कोड का अपना एक मीनिंग है। क्लियर है बच्चों? जी भैया। ये चीज़ पहले ढंग से सब देख लो कि सर्वर कैसे बनाते हैं। और अच्छा भैया, HTTP, हाँ जी। जो आपने HTTP को रिक्वायर किया है, हम्म, वो कहाँ से रिक्वायर किया है? मीन्स कौन से पैकेज या फिर कौन से फोल्डर वो से कुछ रिक्वायर किया आपको कुछ नहीं करना है, ये Node.js का है। जहाँ आप क्रिएट सर्वर करोगे ना, फाइल ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि आप Node.js का कोड लिख रहे हो। नहीं समझे? HTTP ये Node.js का है, जैसे आप रिक्वायर वर्ड ही लिखोगे ना, रिक्वायर, है? वो समझ जाएगा कि आप Node.js या एक्सप्रेस में आ गए हो। इतना स्मार्ट है अच्छा। जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? अब देखो गाइस, अब यहाँ पर तुम लोग को एक इशू आएगा, तुम लोग यहाँ कहोगे कि, अब जैसे यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, हेलो वर्ल्ड की जगह लिखा हेलो कार्तिक, मान लो हेलो कार्तिक लिखा, क्यों गाइस? तो यार यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, देखो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे रिलोड मारने पे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो बहुत दिक्कत आएगी हमें। यस और नो? यस यस। तो अब बंदा कहेगा भाई ये तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा काम है, यहाँ पे तो यार आपको हर बार सर्वर दोबारा दोबारा मतलब अनइंस्टॉल करके जैसे करना पड़ेगा। देखो ये बंद किया आपने, एक मिनट, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, क्या इशू हो गया इसको?
अच्छा, ओ सॉरी, मैकबुक में ऐसा होता है। चलो, अब जैसे दोबारा रन करना पड़ेगा गाइस, देख रहे हो ये तरीका, देख रहे हो आप लोग? तो ऐसे आप लोग परेशान होते रहोगे बार बार। तो इसके लिए एक चीज़ आती है नोडमॉन, जिसको मैं प्यार से डोरीमॉन बोलता हूँ, क्योंकि मुझे वो याद नहीं रहता। वो ऐसा होता है, देखो वहाँ पे ऐसा लिखना होता है हमें, नोडमॉन, समझ रहे हो? जो मतलब वो करेगा, क्या बोलते हैं, बार बार हमें वो नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप चेंजेस डिटेक्ट कर लेगा। अब नोडमॉन नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ हम किसको ले जाके दे देते हैं? चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी हमें बताता है कि कैसे नोडमॉन को इंस्टॉल करते हैं। मुझे याद है पिछली बार भी मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश करी थी, बट मुझे कुछ एरर फेस करने पड़े थे। तो नोडमॉन इंस्टॉल ये करने के लिए, NPM, हाँ जी, हाँ NPM आई या मैनेज जी नॉर्मल से हो जाएगा। हाँ, तो ये हम कमांड लिखेंगे गाइस। नोडमॉन इंस्टॉल करने में इश्यूज आते हैं, मेरे को भी बहुत आए थे, तुम्हें भी आ सकते हैं, मैं क्योंकि नोडमॉन चीज़ ही ऐसी है, ये थोड़ा इससे लोग परेशान रहते हैं। नहीं आई, अभी भी नहीं हुई इंस्टॉल। तो अभी भी जैसे आप चेक करोगे, देखो कुछ कमांड्स होते हैं जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरी इंस्टॉलेशन हुई है नहीं। तो ये कह रहा है नॉट फाउंड, ठीक है, नहीं चलेगा। हाँ, ऑप्शनल, इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल नोडमॉन, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बहुत शानदार तरीका है। ये तो भाई गजबी तरीका है, ये हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंपनीज में। बाकी मैं कहूँगा यार, देखो इसको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मतलब क्योंकि यहाँ पे इश्यूज इसका भी आता है, कई बार हमें चाहिए होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता ही नहीं है शायद से इसमें, पता नहीं यार, मैकबुक में थोड़ा अलग ही सीन होता है गाइस। इसको मैं आज तक कभी अच्छे से चला नहीं पाया हूँ। चलो कोई नहीं, ये इशू आता है इसमें नोडमॉन का, पता नहीं क्या आता है कि नहीं है। तो गाइस देखो, अब मेरे पास अरे हाँ सॉरी, शायद से हमारे देखो, अब मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं बैकएंड छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि इस मोमेंट पे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने रिएक्ट आज तक अच्छे से क्यों नहीं सीखी। तो गाइस पता है आप लोग को सबसे पहला क्या जवाब देते हैं? भाई मुझे उसमें बहुत सारे एरर फेस हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी फाइल किस चीज़ के लिए है, कौन सा क्या है, ये वो, और मेरे से चल वल रहा नहीं था भाई, मैंने छोड़ दिया भाई। तो दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन गाइस, समझ रहे हो? कंपनीज में हमें इतने इतने एरर आते हैं कि हम अपना सर पकड़ लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो, हमारा काम है चैट जीपीटी से आंसर उगलवाना। अब चैट जीपीटी ने एक आंसर दिया था, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो ये वाला, तो इसने क्या कहते हैं, ऑप्शनल तरीका है, अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप ये कमांड लिख सकते हो। मैंने कहा ओके ठीक है, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा ऐसे काम चला दो तुम। तो इसने बोला लो जी, नोडमॉन चल गया, और ऐसे ही चलता है गाइस नोडमॉन हमारा, सेम ऐसे ही। देखो, तो अब क्या होगा, यहाँ कार्तिक लिखो या फिर लिखो रोहित, क्या होगा यहाँ पे, देखो नोडमॉन ने डिटेक्ट कर ले चेंजेस, और नोडमॉन ने खटाक से वहाँ जाओ, देखो वहाँ देखो, रिलोड मारो, रोहित आ गया। तो अब हमें बार बार अपना बैकएंड रन नहीं करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पर ये चीज़ समझ आई आप लोग को? बढ़िया चीज़ है ना, ये सुनो गाइज। जी भैया। अब आप रिस्पॉन्स भी चेक करोगे, हेलो रोहित आ रहा है। तो ये चीज़ है, नोडमॉन बहुत कंपलसरी चीज़ है, कर लेना, अदरवाइज बैकएंड की जर्नी बहुत मुश्किल बन जाएगी और पहले ही रो दोगे। तो नोडमॉन, डोरीमॉन जो भी है, इसको भाई मतलब ये बहुत सेवियर होता है, लाइफ सेवियर। मैंने इसको इस्तेमाल किया था, उसके बाद मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई थी। और मैं खुद बोलता हूँ यार, यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे यूट्यूबर है जो इन चीज़ों को डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं। वो बस कहते हैं मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, ये करना है वो करना, कभी नहीं आती वो वीडियो, और ना ही वो बताते हैं कि इस चीज़ के बिहाइंड की साइंस क्या है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी कंपनीज में काम नहीं किया होता, खुद कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए होते जहाँ पर उनको एरर फेस करने पड़े। वो लोग जो भी वीडियोस बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट पढ़ पढ़ के जो भी होता है बता देते हैं, और आप लोग सोचते हैं यही है रिएक्ट, यही है नोड.जेएस। ऐसा नहीं है गाइस, कोडिंग करना और कोडिंग पढ़ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीज़ समझ आ गई, नोडमॉन क्या है, बढ़िया चीज़। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं कि नोड.जेएस के नए नए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ आ रहे हैं? सवाल है किसी का कोई? नहीं भैया। पूछ सकते हो, अरे कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो यार। देखो अब तो मैं तुम्हें बैकएंड पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे तो थोड़ा तुम लोग का अटेंशन भी चाहिए, प्लस डाउट्स हैं पूछो, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। अब नोड.जेएस के मॉड्यूल्स क्या होती हैं? देखो यार, ऐसा तो है नहीं, नोड.जेएस इतना भी ऐसा तो है नहीं कि बस भाई तेज था इसलिए हम अंधभक्त हो गए इसके, है ना? ऐसा तो था नहीं। पाइथन में AIML क्यों आती है? किसी कभी ने सोचा है कि पाइथन में ही AIML क्यों करते हैं लोग? किसी कोई जानता है ये क्यों करते हैं पाइथन में AIML? हमारे पास तो दुनिया भर की लैंग्वेजेस थी, पाइथन की रिच लाइब्रेरीज की वजह से। समझे? किसकी वजह से? लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी। पांडास है, नमपाई, ये सब वो सब,
बहुत सारी लाइब्रेरीज है, sklearn है। तो ये सब समझ आ रहा है बच्चों, बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये सुनो गाइस जी भैया। हैं। हाँ, तो गाइस वही मैं चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आप ये चीज़ समझो कि भाई सिंपल सी एक चीज़ है कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी हमें चाहिए। हम बैठ के जीरो से कोडिंग नहीं करने वाले शिवम, हम बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे जो कि एक मतलब प्रोफेसर या फिर सीनियर लेवल के डेवलपर्स ने, मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट कंपनी है, नोड.जेएस कंपनी है, जो भी मतलब उन्होंने कुछ मॉड्यूल्स बना के रखी हुई हैं हम जैसे डेवलपर्स के लिए, समझ रहे हो? तो उनको क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स। क्लियर है? जैसे क्या थी, जी भैया। अब समझ आ रहा है अमित मैं किसकी बात कर रहा था आपसे? जैसे HTTP की बनी बनाई मॉड्यूल है, क्लियर है? बोलो। जी भैया। तो आप इसे यूज़ यस करते भैया। हो, और HTTP की ही क्यों यूज़ करते हो अमित? ये सोचने वाली बात है ना यार। ये देखो मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। जब भी API हिट करते हो तो API का एक लोकेशन होता है, रिक्वेस्ट URL क्या होता है, HTTP। वेबसाइट पे ही चलती है API, तो इसलिए क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, HTTP। मतलब बहुत तरह की API होती है, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। क्लियर है गाइस? जी भैया। तो ये URL चाहिए ही चाहिए होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ सीख ली, अब गाइस हम आ गए यहाँ पर, HTTP सीख लिया। अब इसने हेलो वर्ल्ड भी हमें बता दिया, अब हम अपनी खुद की मॉड्यूल भी बना सकते हैं। जैसे देखो डेट टाइम वाला है ना, कि डेट टाइम जो बना हुआ है, डेट फंक्शन बना हुआ है, इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। तो हम इसका एक लाइब्रेरी बना सकते, मॉड्यूल बना सकते हैं जो हमें एनी टाइम टाइम बताए, करंट टाइम। समझ रहे हो, करंट टाइम बता दे मतलब कि अभी क्या समय हो रहा है। इंक्लूड योर ओन मॉड्यूल, खुद की भी मॉड्यूल बना के जैसे ये बनाया है इसने। अब माई डेट टाइम नाम से यूज़ करेगा, देखो यहाँ पे, देखो कहीं ना कहीं इसने यूज़ किया होगा, देखो यहाँ यूज़ किया है। dt नाम के वेरिएबल में इसने रिक्वायर कर लिया पूरी फाइल, फर्स्ट मॉड्यूल नाम था इस फाइल का, पूरी फाइल एक्वायर कर ली। इस फाइल के अंदर एक फंक्शन था माई डेट टाइम नाम से, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, पूरी फाइल का नाम dt है तो dt के अंदर है तो dt डॉट माई डेट टाइम। ये कितने बच्चों को समझ आया? जी भैया। नीतीश समझ आ रहा है? हाँ भाई नयान समझ आ रहा है? बताओ भाई, कोई मुंह क्यों नहीं खोल तो रहा है नहीं आ क्या? रहा क्योंकि पहला क्लास है। हाँ हाँ आ रहा है भैया। क्या नीतीश कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं भैया नहीं। हाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, सीरियस रहो सब कोई, ठीक है? ये चीज हो गया। लास्ट में हम क्या बताते हैं नीतीश यहाँ पे, कि बैकएंड का पोर्ट कौन से होने वाला है। पोर्ट यार मैं 3000 पे भी चला सकता हूँ, 4000 पे भी चला सकता हूँ। हाँ लेकिन ये अश्योर कर लेना नीतीश भाई कि वो पोर्ट जो है ना वो मेरे लैपटॉप में फ्री हो। समझ रहे हो? मान लो कोई ऐसी सर्विस चल रही, कोई गेम चल रही है, मान लो कोई गेम चला रखी है मैंने बैकग्राउंड में, जो 3000 पोर्ट पे चल रही है और ये भी 3000 पोर्ट पे चल रहा है, तो इशू आ जाएगा, एक बंद हो जाएगा अपने आप। समझ गए? जैसे आप लोगों ने कोई ना कोई ऐप में एरर देखा होगा, दिस पोर्ट इज ऑलरेडी बिजी, दिस पोर्ट इज ऑलरेडी रनिंग। तो वो होता है, वो पोर्ट बिजी है, अभी उस पोर्ट पे नहीं कर सकते, किसी और पोर्ट पे करो फिर। ये होता है। क्लियर है गाइस? अब ये कमांड बता रहा है कैसे चलाना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ गाइस। HTTP मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिक्वायर करा HTTP को। और यहाँ पे और भी चेंजेस होते हैं, जैसे ऐड एन HTTP हेडर। हेडर मतलब जैसे ये वाला हेडर होता है, आप क्या चाहते हो, टेक्स्ट HTML ये सब सीख चुके हैं हम। अब यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीज़ भी सीख चुके हैं। हाँ ये यार फालतू के एग्जांपल्स देते रहते हैं लोग। चलो अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पे बंदे ने स्लैश क्या भेजा, यहाँ पे बंदे ने फाइल नेम इज इक्वल्स टू डेमो भेजा। अब ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा कह रहा है भाई मैं रिक्वेस्ट URL देख रहा हूँ। समझ रहे हो? इस कोड को गाइस कॉपी करते हैं, कर ले, और कॉपी करके गाइस अपने वाले में रन करते हैं जरा। ओहो क्लियर है? सही चल गया। अब ये कोड क्या कह रहा है कि एक सर्वर बनाओ 200 पे, टेक्स्ट HTML आएगा, और रिस्पॉन्स, ये क्या लिख रहा है, ये लाइन मुझे जो बच्चा समझा देगा समझ जाऊंगा, उसका दिमाग बहुत तेज है। भैया मीन्स रिक्वेस्ट जो हम भेजेंगे हाँ उसके यूआरएल में मीन्स कौन से सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कौन से सर्वर पे, सर्वर तो हम बना रहे हैं। ये तो शो कर रहा है ना यूआरएल का।
स्लैश के बाद वाला इसमें हाँ हाँ बहुत बढ़िया, स्लैश के बाद वाला, आप सही बोले हो। देखो ये हाँ वाला जो रिक्वेस्ट है ना अमित, ये वाले रिक्वेस्ट से लेना देना है। जोन से यूआरएल पे रिक्वेस्ट मारोगे, ठीक है, उसी वाले रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, यूआरएल जैसे अभी समझाता हूँ थोड़ा, अभी तुम लोग समझोगे यूआरएल क्या जो होता है। जैसे देखो यहाँ देख लोकल रहे हो होस्ट 8080 है वो समर है, देखो ये यूआरएल नहीं होता है, ये सब डोमेन ओमेन सब डोमेन ये सब होते हैं, पोर्ट वगैरह। समर हाँ क्या है, समर आपका एपीआई यूआरएल है। तो समर जी निकाला, भैया। तो समर को पढ़ लेगा, कैसे पढ़ लेगा, अभी देखो यही चीज दिखा रहा हूँ। जो रिक्वेस्ट करे हो, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, पूरा पूरा, समझ रहे हो क्या है, पूरा, बोलो बच्चों, जो भी जी यूआरएल भैया। है। अब रिक्वेस्ट करने के बाद उस पूरे में से बस यूआरएल, यूआरएल होता है जो पहली स्लैश के बाद आता है, क्या होता है, पहली स्लैश के बाद स्लैश जो के आता बाद है। तो क्या आ रहा है, समर आ रहा है। यस तो वेरिएबल में स्टोर किया था कि नहीं किया था ये, रिस्पॉन्स देखो नहीं किया था, तो रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या लिखा था, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल और रिस्पॉन्स डॉट एंड। तो राइट लिखने से क्या होता है, आप फ्रंट एंड पे कमांड लिख सकते हो, मतलब वेबसाइट पे कमांड प्रिंट कर सकते हो। बट ये गलत तरीका है, ये बस हमें वेरीफाई करने के लिए होता है कि हमारी वैल्यू सही आ रही है नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि बैकएंड पे प्रिंट करा के आप क्या करोगे, इसको तो एपीआई के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे ना फ्रंट एंड डेवलपर, समझ रहे हो बच्चों, यस और नो, बोलो। जी भैया। भैया वहाँ समर के जगह तो हम होम भी लिख सकते हैं, अबाउट भी लिख सकते हैं। नहीं अभी देखो, हमने हिट किया, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है, पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा, मान लो नमन लिख रहा हूँ, नमन मारते ही एंटर नमन आ गया। देख रहे हो कितनी कमाल की चीज़ है भाई, मैं बता रहा हूँ मेरी डेवलपमेंट की एक्सपीरियंस में, पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस में, बैकएंड ऐसी चीज़ है जो शुरू में लगती है थोड़ी मुश्किल, लेकिन अगर एक बार आ जाए ना तो भाई प्यार हो जाता है, क्योंकि इसके पास जो पावर होती है ना भाई, वो किसी के पास नहीं होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पूरी लाइफ साइकिल में ना किसी के पास बैकएंड से ज़्यादा एक्सेस और पावर नहीं होता है, समझ रहे हो। जैसा कि आप लोग अभी देखो, नमन है, नमन के बाद अमन आ गया, सॉरी, नमन के बाद देखो सब आ जाएगा, मैं कहना पहली स्लैश के बाद जो भी वैल्यू आती है, क्लियर है, समझ गए। जी भैया। कोई भी यूआरएल हिट करता है, हमें कैसे पता लगेगा बंदा क्या हिट कर रहा है। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारा नाम है जैसे शिवम, ठीक है, शिवम, तो शिवम का यूआरएल आ गया, समझ रहे हो। जी भैया। ये देखो ना, ये मुझे रिस्पॉन्स में मिल गया है, देखो रिस्पॉन्स में शिवम मिल गया है। तो ये ऐसे नोड.js काम करता है, इस यूआरएल को तुम हिट कर रहे हो भाई मेरे, इसको बैकएंड एपीआई के फॉर्म में भी ले सकते हो तुम, क्लियर है, समझ आया, सिंपल सर्वर है ये। इसीलिए कहता हूँ गाइस बैकएंड को समझो, बैकएंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विंटर लिखोगे तो विंटर आ जाएगा, जाहिर सी बात है, समझ रहे हो, बोलो। जी भैया। अब देख भाई यहाँ पे देखो क्या किया है शिवम, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू भेजी गई है, इसके अंदर क्या भेजी गई है, वैल्यू। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है जो भी आपको यूआरएल आ रहा है उसको पढ़ो। यूआरएल पार्स मतलब क्या होता है, यूआरएल को पढ़ना है हमें, समझ आ रहा गाइस, क्या करना है, बोलो। हाँ। हम्म, और यूआरएल को कैसे पढ़ोगे गाइस, यूआरएल डॉट पार्स मेथड से। लेकिन इसके लिए तुम्हें यूआरएल बिल्ट इन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, समझ आ रहा है बच्चों, बोलो। इंपोर्ट हाँ करना भैया, पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ पहले। तो यूआरएल को इंपोर्ट करना। किया, अब यूआरएल को पढ़ा, और पढ़ते कैसे हैं, हमें याद है कि रिक्वेस्ट, जो बंदा रिक्वेस्ट मारता है, जोन से भी यूआरएल पे बंदा हिट करेगा, उस रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल हमारा यहाँ रखा है ट्रू। अब इसकी डॉट क्वेरी पड़ेगा, उसके बाद जो वैल्यूज बंदा देगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, बंदा उसके बाद बहुत सारी चीजें देने वाला है, देखो मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, बंदा ऐसे देगा, मैंने बोला ना पहले स्लैश के बाद जो वैल्यू आती है, ये तो डबल स्लैश होता है, पहले स्लैश के बाद जो वैल्यू आती है, क्वेश्चन मार्क दिया है बंदे ने, ठीक है, ईयर, ईयर क्या दिया, ध्यान से पढ़ना है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन मार्क ईयर 2017, एंड मंथ क्या है, जुलाई। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है, बोलो। जी भैया। तो अब देखो भाई, जी भैया। अब यहाँ से
जब तुमने पूरा यूआरएल पढ़ लिया, यूआरएल पढ़ने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंड तक पढ़ लिया, पहले स्लैश से एंड तक, ठीक है। तो इसमें से यूआरएल पार्स कर लिया, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें तुमने किस नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है, क्यू नाम के वेरिएबल में पूरा यूआरएल स्टोर हो गया है। पढ़ा हुआ यूआरएल अलग होता है, यूआरएल को प्रिंट कराना अलग होता है, ठीक है। यूआरएल पार्स जरूर इस्तेमाल करना है, क्यू यूआरएल को पूरा पढ़ के। अब टेक्स्ट नाम का एक नया वेरिएबल लाया जिसमें आपने क्या लिया, क्यू डॉट ईयर। क्यू डॉट ईयर मतलब क्या होता है, ईयर उसको कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। ईयर देखो यहाँ लिखा है, तो इसने क्या लिखा, क्यू डॉट ईयर प्लस ये क्या लिखा है, स्पेसेस है गाइस। क्या होता है ये, स्पेसेस देते हैं हम, ब्लैंक ब्लैंक स्पेसेस। अब यहाँ प्लस किया, अब यहाँ क्या लिखा, क्यू डॉट मंथ। क्यू डॉट मंथ क्या होता है, जो इसमें से एक्सट्रैक्ट किया था इसने मंथ की वैल्यू। तो गाइज फिर फाइनल इसने रिस्पॉन्स डॉट एंड टेक्स्ट वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। तो जब इस वेरिएबल को प्रिंट कराएगा गाइज, तो प्रिंट कराने में ईयर और मंथ की वैल्यू क्या आई यहाँ से, 2017 जुलाई। समझ आया? जी भैया। सारा काम इसमें कौन कर रहा है, यूआरएल भैया। डॉट पार्स। यूआरएल डॉट पार्स इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहा है कि इसको अलग अलग तरह की वैल्यू बना दे रहा है। समझ रहे हो, ईयर में 2017 रख दे रहा है, मंथ में जुलाई रख ले रहा है। तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल है यूआरएल पार्स, बहुत शानदार मॉड्यूल है यार, इसमें मज़ा आ जाता है। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि बीच में स्पेसेस आ रहे हैं, क्योंकि जब स्पेसेस आते हैं तो %20 आ जाता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, अगर अच्छे डेवलपर हो तो। जैसे अगर मैं कैसे दिखाऊं गाइज, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसमें मान लो इसी वाले में ध्यान से देखना है, यहीं पर स्पेस रख कर मैं एंटर मारूंगा, तो देखो गाइज क्या आ गया यहाँ पे, %20 आ जाता है। क्या आ जाता है गाइज, स्पेस के लिए क्या आता है, %20। और स्पेस जैसे ही हटाऊंगा नॉर्मल, तो वापस आ गया। समझ आ रहा है बच्चों मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? भाई देखो भैया बहुत सारी चीजें हैं। हाँ भैया, जैसे वो यूआरएल बन रहा है, हाँ, वहां पे हमको लिखना पड़ेगा, जैसे कि दूसरे वेबसाइट में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक यूआरएल बनती है, वो कैसे बन रही है? ऑटोमेटिक यूआरएल बनती है मतलब जैसे, मत, मतलब जैसे आप देखो कोई वेबसाइट सर्च कर रहे देखो हो हमारी वेबसाइट है तो। ये, ठीक है। अब इस जी वेबसाइट पे आप कह रहे हो इसमें जाने पे, जी। इसमें जाने में ऑटोमेटिक यूआरएल कहाँ बन रही है, वहां पे भैया underratedcoder.com, वो जो कांटेक्ट स्लैश। वाला आया, देखो ये मैं जो। आप लोग को यूआरएल का पहले एक 5 मिनट का लेक्चर दे देता हूँ, जिसमें आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो जी देखो यहाँ पर इससे बोलते, ये ज़्यादा मेरे से अच्छे से समझा देगा। प्लीज़ एक्सप्लेन एवरी पार्ट ऑफ यूआरएल इन ब्राउ। ये उन्होंने भी अच्छे से समझा रखा है, मैं जितना मुझे याद है इन्होंने भी ये रखा है यूआरएल मॉड्यूल में। यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है अच्छे से कि कौन सी चीज़ क्या होती है। शायद से नहीं यार, कहीं पे तो मैंने देखा था, बहुत प्यारा सा समझा रखा था। हाँ देखो गाइज, ये देखो, ये बड़ा सा यूआरएल दिख रहा है सारे बच्चों को, देख लो पहले सब अच्छे से, सब अच्छे से देख लो। तो लोकल होस्ट ये क्या है, क्यू डॉट होस्ट, लोकल होस्ट 8, ये क्या है हमारा, क्या बोलते हैं इसे, होस्ट। होस्ट, पोस्ट नेम। होस्ट नेम, डोमेन नेम बोल लो, जैसे underratedcoder.com, ये पूरा underratedcoder.com, क्लियर है, ये डोमेन जी नेम हो भैया। गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है अगला, पाथ नेम। पाथ नेम मतलब बेसिकली जो हमारा यूआरएल है, पाथ नेम। पाथ नेम समझ रहे हो, कौन सी एपीआई चलेगी, ये ध्यान रखना है। जैसे अब मैं कॉन्टैक्ट के पाथ पे गया तो क्या हो गया, /कॉन्टैक्ट। प्लेसमेंट्स के पाथ पे गया तो क्या हो गया, /प्लेसमेंट। होम पे आया तो इंडेक्स आ गया। इन कंटेंट डीएसए पे गया तो /DSA हो गया। यही पूछना चाह रहे हो ना, ये कैसे बन रहे हैं जी इन जी कंटेंट, जी भैया। समझ रहे हो गाइस? हाँ भैया। अब ये देखो ये बने। अब इसी तरह से यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे। अब अगला आता है सर्च। सर्च मतलब होता है सर्च पैरामीटर, जो वैल्यू आप खोजना चाह रहे हो एपीआई के अंदर से। तो ईयर 2017, ये देखो क्वेश्चन मार्क मार के जो देते हैं हम लोग, समझ रहे हो, ये वाली चीज समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब सर्च पैरामीटर है। बस मेनली दो ही चीज होती है, होस्ट नेम और पाथ नेम। देखो HTTPS अलग चीज है, वो तो ब्राउजर पे डिपेंड करता है। ये देखो ये क्या होता है हमारा होस्ट नेम, और ये तो क्या होता है हमारा पाथ नेम। बात। तो ये हमारा होस्ट नेम का नाम है underratedcoder.com, और पाथ नेम का नाम है DSA, या जो भी मान लो पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो ये उसका नाम है। समझ आ रहा है बच्चों, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ।
जी जी हाँ भैया। भैया। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको समझने की देरी है, बस आप लोग समझ नहीं रहे हो सही से। समझ गए बच्चों? बोलो हाँ भैया। यस और नो। हाँ जी भैया। यस भैया। थोड़ा सा ध्यान दो, बैकएंड को समझो। यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, एनिमेटेड वीडियोस देखो, जैसी वीडियोस देखनी है देखो, जिसका देखने देखो, लेकिन ये समझो कि बैकएंड को माइंड में रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब तक बैकएंड को रिलेट नहीं करोगे कि बैकएंड की ज़रूरत क्या है, कभी अपने अच्छे मन से नहीं सीख पाओगे बैकएंड को। एक ज़रूरत बना के ज़बरदस्ती का सीखोगे, वैसे अच्छे से नहीं सीख पाओगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बैकएंड को रिलेटेबल फील करना पड़ेगा तुम्हें कि बैकएंड की ज़रूरत क्यों है हमारी लाइफ में। समझ रहे हो? ऑन एन एवरेज इंडिया में एक डेटाबेस डेवलपर का पैकेज 4 LPA होता है, फ्रंट एंड डेवलपर का पैकेज 4 LPA होता है, बट बैक एंड डेवलपर 5 LPA होता है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यार देखो, यहाँ दिमाग ज़्यादा लगता है और यहाँ पैसा भी है अच्छे से, अगर अच्छी ग्रोथ करो तो। क्लियर है गाइज? तो एक अच्छा बैक एंड डेवलपर बनना बहुत कम लोग चुन पाते हैं। आप नोटिस करना, फ्रंट एंड डेवलपर आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, बैक एंड डेवलपर नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो गाइज? सो गाइज बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये अमन कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं भाई? अमन पंचल कौन है? और ये कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? अमन पंचल, अच्छा शायद से न्यू बैच के हैं। ओ अगर मैं न्यू हाँ, ओके ओके, मैं वही कहा कहाँ से पुराने बैच में कौन आ गया। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, बहुत लेट आ गए यार, थोड़ा जल्दी आते तो सही रहता। चलो कोई सॉरी सर। नहीं। हाँ चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। आप सब बस ये समझो कि बैकएंड कभी भी इतना आसान नहीं था और ना होगा। अभी लग रहा है कार्तिक भाई छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, आ रही है, आगे चल के चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी। तुम्हारी कंपनी में जाओगे, इंटर्नशिप करोगे, कॉम्प्लेक्स होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीज़ें। समझ रहे हो? तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। क्लियर है? तो बैकएंड के लिए मेहनत करनी है शर्मिष्ठा, वीडियो ऑन करके टाइम पास नहीं करना है, ठीक है? सबको मेहनत करनी है। किस किस को समझ आ रहा है पहले बैकएंड ये बताओ, कैसा रहा आज का लेक्चर? हाँ जी भैया, आ रहा है एकदम मस्त। हाँ जी भैया आ रहा है। सही था भैया लेक्चर आज का। एक मिनट, एक छोटी सी वो थी, वेट। भैया इसका एक नोट्स भी प्रोवाइड करते जाइएगा, अगर देखते रहेंगे तो उसके हिसाब से भी तो सही रहेगा, दिमाग में फिट रहेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस करा रहा हूँ। हाँ अभी अभी बताओ, रुको एक मिनट, एक रील बना रहा हूँ, रुको। हाँ तो गाइस कैसा था बैकएंड का लेक्चर, बता सकते हो आप सब? बहुत अच्छा था भैया। बहुत सही बढ़िया था था, भैया। चलो बढ़िया। गाइस देखो इसी तरह से मेहनत करो, बैकएंड कभी भी इतना आसान नहीं होने वाला है और कोई इतना ढंग से सिखाएगा नहीं नोट जेस, ठीक है? तो ठीक है, इसको बाद में अपलोड कर लेंगे। समझ गए गाइस? चलो फिर आप लोग मेहनत करो, ठीक है? भैया रिकॉर्डिंग बंद नोट्स करते अपलोड हैं। कर